वेलकम टू आज की खबर और मैं हूं बदर मुनीर चौधरी। सबसे पहले प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि आज का प्रोग्राम इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम इसमें एक ऑडियो सुनवाने वाले हैं और वो ऑडियो तक पहुंचने से पहले मैं आज की जो हमारी मेहमान हैं उनका मैं तारफ़ करवा दूं और उनको वेलकम कर दूं। हमारे साथ हैं बैरिस्टर नासिरा रिजवी साहबा। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, शॉर्ट नोटिस था, लेकिन मामला ऐसा था कि मैं चाह रहा था कि मैं किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाऊं जो इमिग्रेशन में जिसका तजुर्बा हो, और आप फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में 2-3 साल आपने काम किया है, तो उस हवाले से आज का जो प्रोग्राम है वो आपकी मौजूदगी के बगैर जो था वो नामुकम्मल था। बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो नाज़रीन, कभी ऐसा मंज़र आपने अपने इर्द गिर्द या अपने घर में ज़रूर देखा होगा कि आप अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बाहर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको 613 के नंबर से कोई एक फ़ोन आता है और कहा यह जाता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आप चौकन्ना हो जाते हैं, आप चौकस हो जाते हैं कि इमिग्रेशन CIC का फ़ोन क्यों आया है आपको। ये वो लम्हा होता है जब आप बिल्कुल बड़ी तवज्जो से उस फ़ोन को सुनते हैं। वहाँ पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में, इंग्लिश में कहा जाता है कि आप किस ज़ुबान में इमिग्रेशन ऑफ़िसर से बात करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, या जो भी आपकी इलाकाई रीजनल ज़ुबान है। अगर आप ये कहते हैं तो कहा जाता है कि 1 सेकंड होल्ड रखिए, आपको दूसरे जो इंटरप्रेटर बैठे हुए हैं उस डिपार्टमेंट में मिलाया जाता है। ऐसी ही एक कॉल मुझे आई। मैंने कहा कि मैं उर्दू, हिंदी या पंजाबी में बोल सकता हूं, तो उन्होंने कहा होल्ड कीजिए। और उसके बाद क्या दिलचस्प गुफ्तगू हुई। मेरे डेपुटेशन ऑर्डर जो थे वो कैसे निकाले गए और मैंने अपने डेपुटेशन ऑर्डर जो हैं वो कैसे रखवाए, कितने में सौदा हुआ और उस सौदे के आखिर में क्या हुआ। कुछ जो चीज़ें हैं वो इस ऑडियो में जो ऑफिसर ने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी वो मैंने एडिट कर दी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ये जो गुफ्तगू है वो उन कॉल्स पर, उन जो स्कैम है, ये टेलीफोन स्कैम, उन तक पहुंचने में मदद देगी। अगर आपको कभी ऐसी कॉल आई हो तो हमें ज़रूर बताइए ताकि हम आपको शामिल गुफ्तगू कर सके। आइए ऑडियो सुनते। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंटरप्रेटर डिपार्टमेंट अनिल शर्मा बात कर रहा हूँ। मैं मिस्टर मुनीर से बात कर रहा हूँ, बटार मुनीर। ये बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, नमस्कार मुनीर जी। सीनियर इमिग्रेशन ऑफिसर बात कर रहा हूँ, इंटरप्रेटर डिपार्टमेंट। अनिल शर्मा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बढ़िया बढ़िया। अभी मुनीर जी, आपके नाम पर हमारे पास यहाँ पर एक केस फाइल आई है कनेडियन एम्बेसी से। आप बता सकते हो आपको कोई कॉल आया था? RCMP से कोई कॉल आया था या फिर एम्बेसी से कोई कॉल आया था? नहीं, हमें नहीं आया। आपको नहीं आया है? जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ ये मसला क्या है। अच्छा, कोई मसला हो गया? हाँ जी। हमने तो भाई कुछ नहीं आज तक किया, हमारा मसला कैसे हो गया? क्या बता रहे हो? मैंने कहा हमने कोई ऐसा काम कभी गलत किया ही नहीं है, मसला कैसे हो कोई गया? बात नहीं है, आपने नहीं किया होगा तो फिर टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना मुनीर जी। हाँ, आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है? हाँ बोलिए। हाँ जी, अभी जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फेडरली रिकॉर्डेड और मॉनिटर्ड लाइन है। कनेडियन एम्बेसी और RCMP जो है दोनों हमारी बात मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है? तो आप जो कोई भी स्टेटमेंट ये रिकॉर्डेड लाइन पर देंगे, आप ध्यान रखना ये सच हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है प्रूफ एंड एविडेंस के तौर, ठीक है? ठीक है। ठीक है। आप कितने साल से अभी हो कनाडा में? तो आपको मैंने बता दिया ना, उनको आपके सामने नहीं है मेरा। हाँ जी, एक बार और वेरिफिकेशन करना पड़ता है मुनीर जी। नहीं, आपने उनको बताया, मेरे को जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है?
जो हमें कभी कॉल आई है फेडरल किसी डिपार्टमेंट से, तो वो हमें बताते हैं कि यार ये आपका नाम है, ये अभी आप मुझसे पूछ रहे हो उल्टा। और देखो, किया भी सर, हमारे किया पास किया भी मेरी कुछ नहीं बात है। तो मेरी बात सुनिए। हाँ, हाँ। हमारे पास सब इंफॉर्मेशन है आपका यहाँ पर। तो वो ठीक है? बताए ना, मुझे बताए लेकिन ताकि मुझे पता चले मैंने क्या किया है। मेरी बात सुनिए सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपको एक बार वेरिफिकेशन करना पड़ता है। आपने जब ये वेरीफाई कर दिया, फिर हमको मालूम होगा ना, ठीक है, हम वो सही आदमी से बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बदार मुनीर जो है, उनके नाम पर डिपोर्टेशन ऑर्डर है कनेडियन एम्बेसी से। अच्छा आपकी होम कंट्री से आया है। अच्छा, वो कहाँ से आ गया मेरी होम कंट्री से? डेपुटेशन। आपको सब जानकारी दे दूंगा, लेकिन आपको हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। नहीं, कॉपरेट तो मैं करता हूँ, मैं अपने लॉयर से पूछता हूँ, कोई कभी ऐसी बात हुई नहीं है, कोई कैसा। तो डेपुटेशन ऑर्डर कैसे आ गया डायरेक्ट ही? हाँ जी, आपका लॉयर के अभी हमने उनको भेजा नहीं है ना डॉक्यूमेंट हेडक्वार्टर्स में आए हैं में, इमिग्रेशन ऑफ कनाडा, इसलिए। नहीं तो मैं तो फिर लॉयर से बात करूंगा ना। आप मुझे पेपर भेजे, मेरा फैक्स नंबर लिख लें। क्या, कौन सा पेपर्स भेजिए? यही जो डेपुटेशन ऑर्डर है, ये मुझे भेज दे, मैं अपना हाँ जी। मुझे ईमेल कर दें, मैं देख के आपको। आपका कनाडा का लॉ मालूम है? नहीं तो आप मुझे बताए ना, मुझे तो नहीं। हाँ जी, तो मैं यहाँ से पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ CIC में। अच्छा जी मुनि जी, मेरे को कनाडा का लॉ मत सिखाए। अच्छा कनाडा का लॉ है, अगर किसी के नाम पर डिपोर्टेशन ऑर्डर है तो हम पेपर क्यों भेजे? आप भाग गए तो वहां से। अच्छा, तो वो डेपुटेशन ऑर्डर आ गया, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे मेरा कसूर क्या है, मेरा क्राइम क्या है। हाँ जी, तो वही तो मैं आपको बताऊंगा। आपने आपका फॉर्म नंबर जो IMM 1000 फॉर्म नंबर है, वो आपने अपडेट करवाया नहीं था। अच्छा आपकी होम कंट्री में जो न्यू दिल्ली में है अच्छा कनेडियन एम्बेसी, अच्छा वहां पर आपको अपडेट करवाना पड़ा था। जब अच्छा। आपको सिटीजनशिप मिली थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये अपडेट करवा दो, लेकिन जो आपने नहीं किया, इसलिए आपके नाम पर डेपोटेशन ऑर्डर आया है। सिटीजनशिप के बाद कैसे डेपुटेशन ऑर्डर आ सकता है? आ सकते हैं ना। अभी आपको अभी 5 साल ही हुए यहाँ पर। 2013 में तो आपको सिटीजनशिप मिली थी। हाँ, हाँ। कनेडियन गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से हाँ। 5 साल से ज्यादा सिटीजनशिप होनी चाहिए। अच्छा। 5 साल से ज्यादा नहीं होती तो उनके पास पूरा राइट्स होता है, वो कैंसिल कर सकते हैं। तो मुझे आप भेजिए ना, मैं अपने लॉयर को दे देता हूँ। आई विल। आपका लॉयर क्या, एक काम कीजिए, तो मैं आपको भेजूंगा नहीं, आपके घर पे पुलिस भेजता हूँ। ठीक है, आपको अरेस्ट करवा लेता हूँ, फिर आपको चांस मिलेगा अपने लॉयर को कांटेक्ट करने में जब आप पुलिस स्टेशन में होंगे। ठीक है? नहीं तो मतलब पुलिस आप भेज देंगे मुझे डिपोर्ट करने के लिए? पुलिस आपके घर पे आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, फिर आपको आपका अटर्नी को फोन करना है, तब आपको चांस मिलेगा अटर्नी को फोन करने का, तब आपका लॉयर को बुलाना। मसलन अभी नहीं मैं कर सकता? अभी क्यों कर सकते हो? अभी आपके नाम पर ये केस सबमिट ही नहीं हुआ है कोर्ट हाउस में। उससे पहले हम आपको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी देने के लिए, और अगर आपसे गलती हुई हो तो वो गलती सुधारने के लिए। नहीं, वो गलती कैसे सुधार सकते हैं हम? गलती कैसे सुधार सकते हैं? $10,000 है, मैं सुधार दूंगा आपके लिए। $10,000 क्या ये फाइन है? इमिग्रेशन ऑफिसर को भेज दूंगा और वो आपका फॉर्म अपडेट कर देगा। 1 घंटे के अंदर आपने $10,000 नहीं भरे तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, और 24 घंटे के अच्छा, आपका लॉयर का अचानक कॉल आ गया, क्या बात है? आपका लॉयर बहुत फास्ट है ना। नहीं, लेकिन ये है ना कि मैं $10,000 किस चीज के दे दूं आपको? आपको कनाडा में रहना है। अच्छा, कनाडा में $10,000 अगर मैं दे दूं, मसलन कोई ऐसा मुझे बिल ही भेज दो, फैक्स ही कर दो यार, $10,000 का मेरा फाइन हो गया। क्या कर दो? मतलब $10,000 मुझे फाइन आप इमिग्रेशन कनाडा ने कर दिया। हाँ, तो वो अगर मैं $10,000 दे देता हूँ तो वो मेरा डेपुटेशन ऑर्डर का क्या बनेगा? कुछ नहीं, कैंसिल हो जाएगा। वो कैंसिल हो जाएगा फौरी, आप कैंसिल कर हाँ दो। जी। तो ये क्या आप वैसे वो। नहीं, ये आप ले रहे हो कि कनाडा ले रहा है? कौन ले रहा है भाई? गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट। अच्छा। इंडियन गवर्नमेंट। 5,000 इंडियन गवर्नमेंट को जाएगा, 5,000 कनेडियन गवर्नमेंट रखेगी। अच्छा, दोनों $5,000 $5,000 ये 50% हाँ कर जी, लें। 50-50 हो जाएगा। हाँ जी, और आपका केस भी 50-50 हो जाएगा।
جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جو امیگریشن جو سو کالڈ جعلی امیگریشن آفیسر تھا، وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ $10,000 دیں تاکہ آپ کے ڈیپوٹیشن جو آرڈرز ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، جیسے کبھی جاری ہی نہیں ہوئے تھے. اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کس کو جائیں گے یہ $10,000، تو اس نے کہا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو $5,000 اور گورنمنٹ آف کینیڈا کو $5,000. اور اس دوران میں گالیاں بھی کھا چکا ہوں. بہت شکریہ. یہ جو ساری گفتگو تھی یہ 613 کے نمبر سے جو مجھے کال آئی اور میں نے ریکارڈنگ کر لی اپنے ناظرین کے لیے تاکہ میں شیئر کروں، کیونکہ اس طرح کے فراڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیا آپ تجربہ کار وکیل ہیں، امیگریشن کے حوالے سے بیرسٹر بھی ہیں، آپ سمجھتی ہیں ایسی کوئی کال آ سکتی ہے امیگریشن کینیڈا کی طرف سے؟ تھینک یو ویری مچ بدر، فرسٹ آف آل انوائٹنگ می آن دس فورم. آپ کے سامعین کو بھی سلام کہوں گی. دوسری چیز میں آپ سے ایک بات کی کہ جو بھی کال یہ چلی آئی وازنٹ ایبل ٹو ہیئر، میں نہیں سن سکی کہ اس میں کیا گفتگو ہو رہی تھی. لیکن آپ کے اسپیسیفک سوال کے حوالے سے میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیے ایز اے لائر میں پرائیویٹ بار میں کام کرتی ہوں. آئی ایم ان اے پرائیویٹ پریکٹس. تو یہ جو اس طرح کے کالز ہیں، امیگریشن ڈپارٹمنٹ کبھی اس قسم کے کالز نہیں کرتا عام طور سے. ہاں اگر کبھی کوئی ڈاکیومنٹس کے فردر ڈاکیومنٹس انہوں نے مانگنے ہوں تو اس حوالے سے وہ فون کر کے آپ سے پوچھیں گے، لیکن کبھی کوئی پرسنل انفارمیشن یا آپ سے پیسے مانگنا دس از امپاسبل. ایسا ممکن نہیں ہے. اور اس کال میں پولیس کی دھمکیاں بھی وہ دے رہا تھا کہ جی پولیس، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی اس نے کہا جی پولیس آپ کو گرفتار کرنے آ جائے گی. تو میرے خیال میں پولیس جو ہے وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا پولیس جو ہے اگر آپ کے ڈیپورٹیشن آرڈر انہوں نے جعلی افسر نے بنا دیے ہیں تو اس کے ساتھ تو کینیڈا بارڈر سروس ایجنسی ڈیل کرتی ہے. پولیس کا اس سے ڈائریکٹلی ایز سچ تو کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اگر وہ سچویشن ہے تو سی بی ایس اے آپ کے پاس آئے گی یا آپ کو بلائے گی. اور عام طور سے وہ ہمیشہ لیٹر بھیجتے ہیں، آپ کو نوٹس بھیجتے ہیں، کال ان نوٹس جس کو کہتے ہیں، کہ آپ کے جو بھی لاسٹ ایڈریس ان کے ریکارڈ میں ہے وہ آپ کو لیٹر بھیجیں کہ صاحب آپ کا جو بھی ہے سچویشن آپ آئیں ہمارے پاس حاضری دیں. آپ جائیں گے وہاں پہ. یہ اور پیسوں کا جو سکیم ہے، یہ کال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی پیسے مانگ رہا تھا، ایسا کبھی بھی نہیں. کوئی کبھی دیکھیے ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ اگر کوئی ایسی کال آتی ہے تو آپ کالر سے اس کا نام پوچھیں. اور وہ تو بتا رہا تھا، میں انیل شرما بول رہا ہوں، اور 613 کا نمبر ہے وہ یہ نمبر غلط نمبر ہوں گے، فیک نمبر ہوتے ہیں. اگر وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے کلیم کر رہا ہے کہ کوئی بول رہا ہے تو امیگریشن کا 1-888 نمبر ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہے. آپ اس نمبر پہ کال کریں اور کنفرم کریں کہ آیا آپ کو وہاں سے ایسی کوئی کال آئی تھی یا نہیں آئی تھی. یو ول نو. نیور گیو یور پرسنل انفارمیشن ٹو سچ کال. نیور گیو یور کریڈٹ کارڈ انفارمیشن، کیونکہ یہ فراڈ اور آئیڈینٹی تھیفٹ کی ایک براڈر آپ کہہ لیں کہ فراڈ کا جو ہے، اس کو ٹپیکلی امیگریشن فراڈ آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دس از ناٹ اے ٹپیکل امیگریشن فراڈ. وہ ایک براڈر فراڈ ہے جس سے کہ فائنینشیل اور آئیڈینٹی تھیفٹ کیے جاتے ہیں. مطلب لیکن امیگریشن کے نام پر ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیگریشن کے نام وہ کوئی نہ کوئی کسی سے یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز کو کہ ہم فلاں ادارے سے بول رہے ہیں، ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے. بعض دفعہ دیکھیے کیونکہ اسکیمز ٹیلی فون اس طرح کے ای میل کالز آتی ہیں کہ ہم فلاں بینک سے ہیں، you know they don't represent that bank. وہ کر ہی نہیں ہوتا، کوئی فیک کال ہوتی ہے. So they gather a bit of pieces of information from different sources اور پھر وہ آپ کو ایک دن پتہ چلے گا کہ آپ کی جو شناخت ہے وہی چوری ہو گئی، آپ کو بدر منیر چودھری کوئی اور بن گیا. you know so be careful of that. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسا کال آتا ہے تو کینیڈین اینٹی فراڈ سینٹر ہے، اس کا آپ انٹرنیٹ پہ گوگل کر لیجئے. ان کا ایک آن لائن ٹیلی فون نمبر ہے، ای میل ہے، آپ اس پہ کال کر کے اگر آپ کو ایسی کوئی کال آ رہی ہیں آپ وہاں پہ انفارم کریں. RCMP کو آپ اپنے جو علاقے میں آپ کی جو بھی آفس ہے ان کی آن لائن بھی ہے، ان کا ٹیلی فون بھی ہے، ان کو رپورٹ کریں اگر غلطی سے آپ نے کوئی اپنی ایسی انفارمیشن دے بھی دی ہے تاکہ وہ ٹریک ہو سکے وہ چیز، تاکہ آپ پروٹیکٹ ہو سکیں. اچھا میرا خیال ہے کہ چونکہ کینیڈا میں مجھے 15 سال ہو گئے ہیں، کئی بڑے چھوٹے چھوٹے جس کو ہم جرائم کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کی آئیڈینٹی تھیفٹ کر لی ہے، آپ کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکال لیے ہیں،
ब्रेक इन हो गया है, इस तरह के छोटे छोटे जो मामलात हैं उनका एज सच कोई रिज़ल्ट निकला नहीं है। लोगों को पता है, पुलिस वाले भी कहते हैं जी छोटा सा अगर कोई चोरी हो गई है, आपका कोई कॉल आ गई है इस तरह की, तो आई डोंट नो कोई रिज़ल्ट। मैं 15 साल में तो मैंने एज सच कोई देखा नहीं है, सिवाय इसके कि अपनी तसल्ली है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 613 का नंबर है, अगर फ़र्ज़ करें अगर वो 100 लोगों को कॉल्स करते हैं, मुमकिन है 2% ऐसे लोग हों जिन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया हो अपनी एप्लीकेशन में, और वो तो ज़्यादा डर जाते हैं, और फिर जो बाद में एंड रिज़ल्ट है वो तो $10,000 या कई $1,000 जो हैं वो वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए या किसी और मनीग्राम के ज़रिए, इस तरह कई ऐसे हैं अदारे जहाँ पे आप पैसे दे दिए, अनिल शर्मा को पहुँच गए, और अनिल शर्मा कहाँ बैठा हुआ है, वो मुमकिन है साउथ अफ्रीका में बैठा हो जाली नाम के साथ, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं दुनिया के किसी ऐसे कोने में बैठा हो जहाँ पे हम उसको ट्रेस ही ना कर सकें। सवाल फिर वहाँ से आता है कि अगर किसी ने कोई मिस्टेक है उसके इमिग्रेशन केस में, तो क्या जो ऐसी कॉल्स हैं उससे डरना चाहिए या नहीं? देखिए बदर, यहाँ पे तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि अगर किसी ने अपनी एप्लीकेशन में मिस रिप्रेजेंट किया है तो उसको एट द फर्स्ट प्लेस मिस रिप्रेजेंट करना नहीं चाहिए। सही है, क्योंकि वो तो फिर ये है कि वो खुद इमिग्रेशन फ्रॉड कर रहा है अगर कोई मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई वुड से कि पहली बात तो ये। दूसरी ये कि अगर कभी कोई गलती हो भी गई आपसे एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हुए या जो भी करते हुए, तो उसमें डरने की क्या जरूरत है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो इमिग्रेशन को कॉल करके बताएं कि मेरे से गलती हो गई है। they are mindful of this, और घबराने की कोई बात नहीं है। आप कनाडा में हैं, कितने अच्छे मुल्क में हैं जहाँ पे जस्टिस सिस्टम, पुलिस सिस्टम इज फार बेटर देन आई वुड से मे बी टॉप। हाँ नहीं, दुनिया के अच्छे मैं तो टॉप 1 ही कंट्री समझता हूँ। तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे सिस्टम सारा। तो हर एक एप्लीकेंट की या क्लाइंट की राइट्स हैं। आप कोर्ट्स में जा सकते हैं, आप पुलिस में इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपको शायद एक्सपीरियंस हर एक का डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी पील पुलिस जो हमारे रीजन की RCMP, दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव। नहीं वो करते हैं, लेकिन वो हमारे, चूँकि हम उन मुल्कों से, पाकिस्तान, इंडिया से जो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, तो वो हम साउथ एशियन ममालिक से आए हैं, हमें थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस नहीं है हमें। हम चाहते हैं कि अब हम कनाडा में हैं, हम के फौरी तौर पे हो जाए कि अगर ब्रेक इन हो गया है तो हम कहते हैं कि जी वो चोर पकड़े, क्योंकि देखिए उन्होंने भी अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की। वो ज़रा हमें स्लो सिस्टम लगता है। ये क्या है, स्लो है ये सिस्टम? मेरा ख्याल है कि दे ट्राई टू इन्वेस्टिगेट। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है वो पूरी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे वो एक हमारे पुरानी कहावत है ना कि एक जो बेकसूर है उसको सजा होने से बेहतर है कि 100 कसूरवार छूट जाए। बिल्कुल। तो जो कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, तो जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगी उस चीज़ की, तो तब तक उसका रिजल्ट तो तब तक नहीं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कोई इलीगल यहाँ बैठा हुआ है, रेफ्यूजी क्लेम है, अंडर प्रोसेस है, स्पॉन्सरशिप में है, कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा है अपने पेपर्स के हवाले से, और अनिल शर्मा की कॉल आ जाए तो क्या घबरा जाएगा। यही मैं उस पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूँ कि उसमें 1% है, 2% है। अगर वो एक दिन में $10,000 की वो जो पंजाबी में कहते हैं कि दिहाड़ी बना जाए, तो वो तो कामयाब है। अगर 2-4 लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे किसी दूसरे मुल्क में, तो वो तो कामयाब जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे ख्याल से हुकूमत को, हमारी भी कनाडा की हुकूमत को इस बारे में सख्त इक़दाम करने चाहिए ताकि इस किस्म के जो पेशावर, मैं तो कहूँगी मुजरिम हैं जो इस तरह के टेलीफोन कॉल्स, ईमेल के स्कैम्स और इस तरह की सब आइडेंटिटी फ्रॉड या थेफ्ट, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो कि इनके ऊपर सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए। इससे चाहे किसी का यहाँ पे लीगल स्टेटस है या नहीं है, कोई सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंट है या रेफ्यूजी है या अपने कागजात का इंतजार करे, दैट हैज नथिंग टू डू विद इट। यानी कि अगर क्राइम वो क्रिमिनल नहीं है, और आम देखिए अगर कोई क्रिमिनल है भी तो भी उसके साथ भी फ्रॉड करना तो नहीं बनता, क्योंकि जो बिल्कुल सही है। नहीं, ये पॉइंट ऐसा है नाजरीन कि अगर फ़र्ज़ करें कोई किसी के पास पेपर्स नहीं है, किसी का रेफ्यूजी क्लेम जो वो डिक्लाइन हो चुका है, तो उसको इंतज़ार करना चाहिए लीगल प्रोसेस का। अगर आपको कॉल आती है कि जी, और आप घबरा के
पैसे दे देते हैं और मेरा ख्याल में पैसे वापसी का कोई चांस नहीं है। ये हमारी पुलिस से पूछेंगे अपने किसी प्रोग्राम में। अच्छा, और दूसरा बैरिस्टर साहबा ये भी बताइए कि बाज़ और भी हैं, रेवेन्यू से कॉल आ गई कि जी आपने टैक्स जमा नहीं करवाया और इस तरह के कई। जी बिल्कुल, कई दफ़ा इस तरह की कॉल्स भी हमारी ऑब्जर्वेशन में सुनने में आई हैं लोगों से जनरली, जो जब है कि अगर किसी के, स्पेशली जिस तरह आपने जिस हवाले से आपने बात करी कि जो लोग अपनी स्टेटस का इंतज़ार कर रहे होते हैं या अपने कागजात का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी घबरा जाते हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से ये चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन अगर कोई आपसे कॉल आ गई फॉर एग्जांपल इस तरह के आपने रजिस्टर नहीं किया या आपने अपने टैक्स के कागजात जमा नहीं कराए हैं, आपकी कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, इमिग्रेशन इस तरह के सवालात आपसे अगर कोई इमिग्रेशन का एजेंट या ऑफिसर आप करेगा भी फ़ोन अगर किसी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, वो आपसे इस तरह के सवाल कभी नहीं करेगा। कभी आप उन्हें कभी भी जिस तरह से आपसे इस कॉल के अंदर पैसे मांगे गए, कभी इस तरह पैसे आपने नहीं देने, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप टेलीफोन के ऊपर इस तरह की नहीं दें, क्योंकि वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दे आर आस्किंग, अगर वो जेन्युइन इमिग्रेशन है तो उनके पास तो स्क्रीन के ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन है, व्हाई वुड दे आस्क अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ऐसे ही, मैंने भी इसी से यही पूछा मैंने उनसे कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि नहीं आप ये बताएं, हमने वेरीफाई कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आप बताएं कब कनाडा आप आए, कब आपको सिटीजनशिप मिली, और आपने फॉर्म 1000 या 2000 वो कह रहा था कि वो आपने सही तरीके से वो नहीं भरा, और इसकी वजह से आपको जो है $10,000 यहाँ पे जुर्माना किया जाता है और फिर सौदा तय $10,000 पे हो रहा था मेरा। अच्छा, ये बताइए आपके इसके अलावा और भी कई किस्म के इस तरह के स्कैम्स हैं, ईमेल्स आ जाती हैं बाज़ दफ़ा लोगों को। हमेशा आप ये ध्यान में रखिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट चेक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, फेक वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं, हमेशा पैडलॉक होता है जब आप URL देखते हैं किसी भी वेबसाइट का, उसमें HTTPS 2 डॉट्स और फिर वो स्लैश। हमेशा देखिए कि वो उसके अंदर है उसके URL में या नहीं है, अगर नहीं है तो वो वेबसाइट जो है मोस्ट लाइकली वो फेक है। आप कोई भी वेबसाइट के अंदर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने से पहले चेक कर लें कि वो वेबसाइट सही है या नहीं है। ये सिर्फ इमिग्रेशन के हवाले से मैं नहीं कह रही, ये जनरली भी अपने जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और एक मैं और पॉइंट नाजरीन को बता दूं कि जब भी अगर कोई कॉल आए, आप चूंकि इंटरनेट हर घर में है, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह, आप वो नंबर फौरी तौर पर गूगल में डाल दें, आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी कि ये नंबर, जिस नंबर से कॉल आ रही है वो स्कैम है, फ्रॉड है या वाकई को जेन्युइन है। आखिरी एक सवाल करना चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ये तो एक हम उसको ले लिया कैटेगरी में कि ये टेलीफोन स्कैम हैं, फ्रॉड हैं, फाइनेंशियल स्कैम है, कुछ है। इमिग्रेशन फ्रॉड जो है वो कौन कौन से हैं, लास्ट में अगर बताना चाहें। देखिए, मैं इमिग्रेशन के पिछले सन 2011 से 2012 में जो गवर्नमेंट हमारी पुरानी थी, उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट इसमें स्टेप्स लिए हैं उसको कंट्रोल करने में, उन चीज़ों को, और कई नई रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट हुई हैं। कई तरह के इमिग्रेशन के फ्रॉड्स होते हैं, जैसे कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, लोग शादियां कर लेते हैं, बुला लिया यहाँ से। खैर मतलब ये कि अब उसमें नई लेजिस्लेशन जब आई कि उसको 2 years के लिए विद सर्टन एक्सेप्शंस कि 2 साल तक उस रिश्ते को कायम रखना है, अदरवाइज वो रिवोक हो सकती है। दूसरी इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी ह्यूमन स्मगलिंग, ये भी इमिग्रेशन फ्रॉड के ज़मरे में आ जाती है। लोगों को लेकर आना, यू नो, दैट्स डॉक्यूमेंट फ्रॉड्स होते हैं। अगर आपने मिस रिप्रेजेंट करा, जैसे कि आपने एक सवाल किया था उसमें कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स में जब आपने अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की या कनाडा आने की एप्लीकेशन भरी, उसमें आपने कुछ चीज़ें मिस रिप्रेजेंट की हैं, दैट इज़ एन इमिग्रेशन फ्रॉड। उसके बाद जब यहाँ पे चंद एक लोग आ जाते हैं, उसके बाद देखिए कुछ हमारे यहाँ जहन में ये कॉन्सेप्ट ज़रा ज़्यादा है कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं दूसरे मुल्कों से, वो इमिग्रेशन के फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि और कंसल्टेंट सबसे ज़्यादा उसमें मैं तीसरी को एक चौथी पांचवी कैटेगरी जो इमिग्रेशन फ्रॉड्स की के रूट्स में से हो सकती है, एक वो फेक और फ्रॉड जो इमिग्रेशन के कंसल्टेंट्स, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं बताना चाहूँगा, मैं 1 मिनट में इसमें बदर थोड़ी सी देर के लिए रोकूंगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई कॉलीग्स,
ICCRC जो ऑथराइज्ड जो रेगुलेट करती है कंसल्टेंट्स को, प्लीज़ जब भी आप कोई कंसल्टेंट हायर करें उसकी वेबसाइट पे जाएं और देखें कि वो कंसल्टेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसी तरह जब आपको कोई एज अ लॉयर आपको पोस्ट कर रहा है अपने को, आपको कह रहा है कि मैं वकील हूँ, तो आप उस रेलेवेंट लॉ सोसाइटी की वेबसाइट पे जाएं, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम डालिए, मैं समझता हूँ ये जो आपने एडवाइस दी है, अगर ये हमारे नाजरीन जो हैं उस पर अमल पैरा हो जाए। मैं सिर्फ लास्ट में एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर करके इजाज़त चाहूँगा। जेरार्ड स्ट्रीट पे एक कंसल्टेंट थे, वो मशहूर थे रेफ्यूजी क्लेम्स के एक्सेप्टेंस के हवाले से। अगर वो आपका केस ले लें तो आप रेफ्यूजी जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, आपका केस होगा। कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो गायब हो गए हैं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं, उनका ऑफिस वहाँ मौजूद नहीं है। मैंने खुद पता किया तो पता चला कि उनके अपने डेपुटेशन ऑर्डर थे, उनका अपना जो रेफ्यूजी क्लेम था वो डिक्लाइन हो चुका था। नाजरीन, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? कभी भी कोई कॉल आए तो लास्ट में दोबारा कहना चाहूँगा कि गूगल में डाल लीजिए, इंटरनेट का फ़ायदा उठाइए, टेक्नोलॉजी है आपके हाथ में है, आपको विद इन मिनट पता चल जाएगा कि ये स्कैम है या असली कॉल है। प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम आज की ख़बर में बदर मुनीर चौधरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए चैनल वाई।